बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीआईटी का ये लास्ट टॉपिक ही है हमारा कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा बेसिकली क्या है? एडिनो कार्सिनोमा है, ग्लैंड लाइक एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट मलिग्नेंट ट्यूमर इन द वर्ल्ड, थर्ड मोस्ट है एक्चुअली में, और जीआई में सबसे ज़्यादा कॉमन है। मोस्ट कॉमन साइट इसकी कौन सी होती है? सिग्मॉइड कोलॉन। ठीक है, सिग्मॉइड कोलॉन का आपको पता है कि कहाँ होता है? ये असेंडिंग कोलॉन होता है, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलॉन, और उसके बाद रेक्टम एंड एनस होता है। ठीक है, तो दिस इज हेयर। सो सिग्मॉइड कोलॉन के अंदर सबसे कॉमन है, पीक इंसिडेंस इसकी 60 to 70 ईयर्स ऑफ एज होती है। सबसे कॉमन लोकेशन किधर है? कॉमन साइट कोलोनिक कैंसर इज हेपेटिक फ्रैक्चर। हेपेटिक फ्रैक्चर कौन सा होता है? अब राइट साइडेड हेपेटिक होता है, लेफ्ट साइडेड स्प्लीनिक होता है। ठीक है, ओके। सो इसके रिस्क फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स क्या हैं जी? एज, 50 ईयर से ओल्डर एज के जो लोग होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब 25% केसेस जो हैं वो फेमिलियल हिस्ट्री के साथ होते हैं, बाकी ज़्यादातर जो होते हैं ये स्पोरेडिक केसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके हेरिडिटरी फैक्टर जो मैंने कहा कि जेनेटिकली ये एसोसिएटेड हैं, तो किन के साथ हो सकते हैं? हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो पोलिप्स होते हैं, खास तौर पे जो मलिग्नेंट न्यूप्लास्टिक पोलिप्स होते हैं, एडिनोमेटस पोलिप्स की मैंने आपको सिंड्रोम साथ में पढ़ाए थे, फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस और नॉन हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस सिंड्रोम। ठीक है, हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, जिसको हमने लिंच सिंड्रोम कहा था, यार सिंपल वर्ड याद कर लो, उनके साथ मैंने आपको बताया था कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्रोन्स के साथ भी होते हैं, बट अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक्रोमेगैली के साथ भी होते हैं। जिन बंदों के अंदर एक्रोमेगैली होती है उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है, इट सम हाउ अफेक्ट्स प्रोलॉन्ग्स कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। उसके अलावा साइक्लोऑक्सीजनेज 2 की एक्टिविटी अगर बॉडी में ज़्यादा हो तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा ज़्यादा होता है। इसीलिए एस्पिरिन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की, क्योंकि ये क्या कर देती है? साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को इनहिबिट कर देती है। उसके अलावा हमारे पास लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे कि ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सारे रिलेटेड हैं। डाइटरी डेफिशिएंसीज, जैसे कि फाइबर्स नहीं खा रहे, प्रोसेस फूड खा रहे हो आप, ठीक है, विटामिन ए, ई और सी की डेफिशिएंसी है, तो इसका कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के साथ एसोसिएशन है। ठीक है, अब लोकेशन अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? मोस्ट कॉमनली लोकेटेड इन द रेक्टोसेग्माइड। ठीक है, उसके बाद डिसेंडिंग कोलॉन में होते हैं, और सबसे कम असेंडिंग कोलॉन में होते हैं, एंड सबसे कम कहाँ होते हैं? डिसेंडिंग कोलॉन में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? रेक्टोसेग्माइड में, सेकेंडली असेंडिंग कोलॉन में, एंड थर्ड डिसेंडिंग कोलॉन के अंदर। ये हो गया हमारा बेसिक। अब आपने ना पैथोलॉजी को देख के परेशान नहीं हो जाना। ठीक है, पैथोलॉजी बेसिकली इसकी सारी जेनेटिकली रिलेटेड है, तो मैं आपको सारा उसका मॉलिक्यूलर पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपने पेपर में कैसे लिखनी है। ठीक है, आप पेपर में अगर इस तरह लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक और टेबल भी मैंने बनाया उस तरह लिखना चाहें वैसे भी लिख सकते हैं। बट आई विल एक्सप्लेन यू एवरी डिटेल कि ये कैसे होता है, ताकि आपको समझ आए। ठीक है, हमारा काम है कि पैथोलॉजी समझना। ठीक है, इन टेबल्स पे हम लास्ट में आएंगे जब हम सारा कुछ पढ़ चुके होंगे। अब मैंने आपको पैथोजेनेसिस पढ़ानी है। पैथोजेनेसिस इसमें ना दो मेन चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक इसके अंदर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही होती हैं, और सेकेंडली एपीजेनेटिक चेंजेस होते हैं। ठीक है, हम वैसे तो पॉलिप्स में थोड़ा सा ओवरव्यू लेके आए हैं, यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जेनेटिक म्यूटेशंस को देखते हैं। होता ये है कि स्पोरेडिक केसेस में कि एक जीन है जिसके पास दो एलील्स हैं। ठीक है, एक ये, ठीक है, क्रोमोसोम 5। तो क्या होता है कि अगर एपीसी जीन की एक पहले से ही म्यूटेटेड हो और एक बाद में म्यूटेशन लेटर इन लाइफ हो जाए तो उसको कैंसर हो जाता है, दैट इज स्पोरेडिक केस। ठीक है, फेमिलियल केस में क्या होता है कि एक वो ऑलरेडी इनहेरिटेड लेके आता है म्यूटेशन के साथ एलील, और सेकेंडली वो म्यूटेशन एक्वायर करता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है? ट्यूमर। लेकिन ये कैसे होता है ये हमने डिटेल में देखना है। तो एपीसी जीन की हम सिंपल म्यूटेशन कह तो देते हैं कि हो रही है। अब एपीसी क्या करता है, कैसे करता है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। अब ये देखिए, एपीसी जो है ना ये इन्वॉल्व होता है हमारा बीटा कैटेनिन पाथवे होता है। ठीक है, विंड सिग्नलिंग पाथवे, अगर मैं सही वर्ड्स में बोलूँ तो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, इसका एक खास काम होता है। अब ये देखिए, एक सेल पड़ा हुआ है रेस्टिंग स्टेज में। ठीक है, उसके ऊपर विंड रिसेप्टर लगा हुआ है, लेकिन कोई उसके साथ आके मॉलिक्यूल नहीं लगा हुआ, नॉर्मल सेल है। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में। तो रेस्टिंग स्टेज में क्या हो रहा है कि एपीसी ने क्या किया हुआ है?
कि बीटा कैटेनिन को अपने साथ बाइंड किया हुआ है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स, और इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको बाइंड किसके साथ नहीं होने दे रहा, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ, TCF के साथ, ठीक है, ताकि क्या हो, सेलुलर ग्रोथ या प्रोलिफरेशन या रेप्लिकेशन स्टार्ट ना हो सके, ठीक है, ये रेस्टिंग स्टेज है। अब आते हैं कि जब बॉडी ने ऑर्डर किया कि अब सेल की ग्रोथ करानी है, विंड सिग्नलिंग एक्टिवेट हुई, तब क्या होगा, तब ये होता है कि APC अलग हो जाता है, बीटा कैटेनिन जाता है और TCF के साथ बाइंड करता है और DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो ये हो रहा है जब कंट्रोल्ड नॉर्मल सेल ने ग्रो करना हो, ठीक है। अब क्या होगा जब ट्यूमर सेल के अंदर होगा, ट्यूमर सेल के अंदर क्या होता है, APC तो हो जाता है म्यूटेटेड। अब क्या होगा, रेस्टिंग स्टेज में भी होगा ना सेल, कोई सिग्नल नहीं है, देखिए आपको कोई विंड का ऊपर नहीं आया हुआ रिसेप्टर के ऊपर मॉलिक्यूल, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में। लेकिन क्योंकि APC की जीन की म्यूटेशन है तो APC नॉन फंक्शनल है। APC नॉन फंक्शनल होने का नुकसान ये हुआ कि APC अब बीटा कैटेनिन को बाउंड नहीं कर पा रहा, उसको रोक टोक नहीं है। बीटा कैटेनिन क्या है, बीटा कैटेनिन दौड़ के जाएगा, TCF के साथ बाइंड कर जाएगा और सेलुलर प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ग्रोथ स्टार्ट होती रहेगी, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड होती रहेगी ये ग्रोथ, क्योंकि APC डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं बना पा रहा बीटा कैटेनिन के साथ, वो बीटा कैटेनिन को रोक ही नहीं पा रहा क्योंकि वो म्यूटेटेड है, ठीक है। सो बीटा कैटेनिन ने क्या करना है, न्यूक्लियस में जाना है, TCF के साथ बाइंड करना है और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ स्टार्ट हो जानी है। सो दिस इज व्हाट हैपन्स इन APC बीटा कैटेनिन पाथवे। इसको हम कहते हैं एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस, ठीक है। एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस मैंने आपको समझा दी, अब मैं आपको इस पिक्चर से समझाता हूँ। मतलब ये तो मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है, इसका अफेक्ट क्या आएगा। सो इधर देखते हैं कि नॉर्मल कोलोनिक एपिथीलियम थी, ठीक है, नॉर्मल एपिथीलियम थी। अब क्या हुआ कि एक सीक्वेंस जो है वो म्यूटेटेड है। अब या तो वो इस तरीके से म्यूटेट हुई है जेनेटिकली, या उसने एक्वायर किया, वट एवर द रीज़न, उसके अंदर फर्स्ट हिट आ गई है, ठीक है। इसको हम डबल हिट हाइपोथेसिस कहते हैं। फर्स्ट हिट क्या हुई कि उसने एक अलील के ऊपर क्या कर ली है, म्यूटेशन एक्वायर कर लिया। दो के ऊपर होगी तब भी कोई इफेक्ट आएगा, लेकिन अब ये क्या हो गई है, ये जो नॉर्मल एपिथीलियम थी, दिस इज नाउ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर, ठीक है, एट रिस्क तो आ गई है अब ये फर्स्ट हिट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेकंड हिट होती है। सेकंड हिट क्या होती है, या तो क्या होता है कि सेकंड जो नॉर्मल अलील बच गई थी, एक की तो हो गई है म्यूटेशन ऑलरेडी, ठीक है, या वो इनहेरिटेड थी या वो एक्वायर्ड थी, वॉट एवर। अब सेकंड अलील जो होती है उसकी कैसे होती है, या तो इसकी हाइपरमिथाइलेशन होती है, जो मैंने ऊपर आपको समझाया था कि हाइपरमिथाइलेशन होने की वजह से क्या होता है कि जीन साइलेंसिंग हो जाती है, ये अपना काम छोड़ देगी, या फिर इसकी भी म्यूटेशन हो गई है। सो सेकंड हिट में जब इसकी म्यूटेशन होगी तो अब ये दोनों की दोनों जो APC की अलील्स हैं वो क्या हो जाएंगी, म्यूटेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो नॉर्मल ग्रोथ रोकी हुई थी APC ने, वो अब रोक नहीं पाएगा और ये जो एपिथीलियम है ये अनकंट्रोलेबली ग्रो करने शुरू कर देगी। इसको हम कहेंगे हाइपर प्रोलिफरेटिव एपिथीलियम, ठीक है। अब हाइपर प्रोलिफरेटिव एपिथीलियम के अंदर फर्दर क्या होता है, फर्दर ये होता है कि उसके अंदर प्रोटोऑन्कोजीन होता है KRAS, उसकी भी म्यूटेशन हो जाए। एक बंदे के अंदर अब तीसरी म्यूटेशन आ रही है KRAS की, ठीक है। पहले उसने क्या की, एक अलील के अंदर म्यूटेशन थी APC की, फर्स्ट हिट, फिर दूसरी अलील के अंदर भी APC म्यूटेशन के APC जीन के अंदर म्यूटेशन आ गई, तो ये दिस इज सेकंड हिट, ठीक है। अब क्या होगा कि वो हाइपर प्रोलिफरेटिव एपिथीलियम है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, उसके अंदर फर्दर एक और म्यूटेशन आ गई KRAS की, ठीक है। जब KRAS की म्यूटेशन आएगी, KRAS का काम होता है जो साइकिल हमारा हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है, उसको चेक एंड बैलेंस करना, ठीक है। तो अब ये क्या कर पाएगा, नहीं उसको कंट्रोल कर पाएगा, तो मजीद म्यूटेशन मतलब क्या होगी, ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। विद द लॉस ऑफ APC फंक्शन बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट्स, वो उसने हाइपर प्रोलिफरेशन करा दी थी, ठीक है, पहली दो हिट्स जो हमने पढ़ी। अब म्यूटेशन जब आई KRAS की, तो अब ग्रोथ बढ़ती जा रही हुई है और इसने जो रोकना था, इसने सेल साइकिल कंट्रोल करना था, अपोप्टोसिस वगैरह करानी थी, वो भी नहीं हो पा रही। तो अल्टीमेटली दोनों तरफ से ही क्या हो रहा है, काम खराब हो गया हुआ है। अब ये क्या बन जाएगा, ओवर ग्रोथ ऑफ एपिथीलियम विल लीड टू अर्ली एडिनोमा, ठीक है। अब एडिनोमा बन गया, एडिनोमा के अंदर फर्दर म्यूटेशन आएगी, ठीक है। किसकी आएगी, SMAD4 म्यूटेशंस आएंगी, ठीक है, 2 और 4 की। अब जो SMAD4 होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं, दे आर बेसिकली टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा, ठीक है, बीटा के फैक्टर्स होते हैं। मतलब समझ लें कि
टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा का काम इन्हीं जीन्स के थ्रू होना होता है। टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा ने करना क्या होता है, सेलुलर प्रोलिफरेशन को रोकना होता है। तो अब इनके अंदर तो होगी म्यूटेशन, तो ये भी काम नहीं कर पाएगा। जब ये नहीं काम कर पाएगा तो उसके बाद क्या होगा, मजीद ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। अब ये एडिनोमा स्मॉल से लार्ज एडिनोमा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लार्ज एडिनोमा के अंदर अल्टीमेटली एक और म्यूटेशन आएगी TP53 की। TP53 क्या होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। वो क्या करता है, उसका काम होता है कि कोई सेल जो कि ज़्यादा एबनॉर्मली ग्रो कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, उसको जाके नोटिस करना और उसकी ग्रोथ को स्टॉप करना। अब TP53 की भी जब म्यूटेशन हो जाएगी एट क्रोमोसोम 17p, तो अब क्या होगा, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कि वो एडिनोमा कन्वर्ट हो जाए इनटू एडिनोकार्सिनोमा। अब एडिनोकार्सिनोमा बन गया, वो मज़ीद मतलब मेटास्टेटिक या मलिग्नेंसी के हाईएस्ट लेवल्स कैसे अचीव करेगा कि अगर उसके अंदर टीलोमरेज, ठीक है, टीलोमरेज की एक्सप्रेशन हो जाए। अब टीलोमरेज क्या करता है, नॉर्मली सेल जब डिवाइड होता है तो इसके टीलोमर्स होते हैं, ठीक है। सेल अगली दफ़ा छोटा हो जाता है, उससे अगली दफ़ा और छोटा हो जाता है, ठीक है। DNA की बात कर रहा हूँ, सेल की बात नहीं कर रहा, मतलब DNA की बात हो रही है। टीलोमरेज क्या करता है, ये इन टीलोमर्स को स्टेबल कर देता है। टीलोमर्स ना बेसिकली ये एंड होते हैं DNA के। अब टीलोमरेज ने आके क्या कर देना है, इनको स्टेबल कर देना है। चाहे जितनी मर्जी ग्रोथ हो जाए, ये अब शॉर्टन नहीं होते, तो ये सेल इसी तरह रहेगा, इसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, सो मजीद मेटास्टेसिस करता जाएगा। अब मैंने इतनी लंबी कहानी सुनाई आपको, लेट्स रिवाइज, आप लोग भी मेरे साथ रिवाइज करें। नॉर्मल एपिथेलियम थी, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर, सारा कुछ ठीक पड़ा हुआ था। हुआ क्या था कि बंदे ने APC के अंदर फर्स्ट अलील के अंदर, फर्स्ट एक अलील के अंदर म्यूटेशन एक्वायर की थी या इनहेरिटेड ली थी, वट एवर द केस, इसको हमने कहा था फर्स्ट हिट, ठीक है। फिर क्या हुआ था, फर्स्ट हिट के बाद सेकंड हिट हुई थी। APC की जो दूसरी अलील थी उसके अंदर भी म्यूटेशन आ गई थी, या तो मिथाइलेशन की वजह से आती है या जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, वट एवर द केस, सेकेंड हिट, ठीक है। सेकेंड हिट होती है तो ये क्या हो जाती है, नॉर्मल एपिथेलियम जो इधर नॉर्मल एपिथेलियम थी बट एट रिस्क थी, अब वो क्या हो जाएगी, हाइपर प्रोलिफरेटिव, ठीक है, या हाइपरप्लेजिया होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई, APC जीन की म्यूटेशंस की वजह से फर्स्ट हिट, सेकंड हिट और अल्टीमेटली क्या हो गया, हाइपरप्लेजिया। अब हाइपरप्रोलिफरेटिव के अंदर जब म्यूटेशन आएगी KRAS की, तो उसने क्या करना है, अपोप्टोसिस को नहीं रोक पाएगा, सेलुलर ग्रोथ को नहीं रोक पाएगा, तो क्या हो जाएगा, एडिनोमा, ठीक है। एडिनोमा के अंदर मजीद क्या होगा, TP53, एडिनोमा जब बन जाएगा, एडिनोमा के अंदर TP53 की म्यूटेशन आएगी, ठीक है। उससे पहले हमारे पास एक और म्यूटेशन आती है SMAD4 की म्यूटेशन, ठीक है, जिसकी वजह से डिस्प्लेजिया आता है, सिंपल वर्ड्स में कि मजीद ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है। सो KRAS की म्यूटेशन के बाद यहाँ पे ऐड कर लें SMAD4 और 2 की म्यूटेशन आती है, उसकी वजह से अब एडिनोमा डेवलप हो जाता है, एडिनोमा डिस्प्लेजिया डेवलप कर लेता है, और फिर उसके अंदर जब TP53 की म्यूटेशन आ जाती है, सो दैट बिकम्स लार्ज एडिनोमा या कार्सिनोमा इन situ, ठीक है, या एडिनोकार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और सबसे आखिर में क्या होता है, टीलोमरेज, ठीक है, टीलोमरेज की एक्सप्रेशन, ठीक है, तो वो मेटास्टेटिक हो जाता है। सो दिस वाज दी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ पैथोजेनेसिस, जो मैंने बताया था कि जेनेटिक म्यूटेशंस क्या होती हैं, ठीक है। इतनी लंबी जेनेटिक म्यूटेशंस थी, क्या क्या था, एक दफ़ा फिर रिवाइज करते हैं, चलें शाबाश मेरे साथ रिवाइज करें। सबसे पहले क्या था, APC जीन की म्यूटेशन, फर्स्ट हिट एक अलील में, फिर APC की दोबारा म्यूटेशन या हाइपरमिथाइलेशन की वजह से साइलेंसिंग, जिसको हमने कहा था सेकेंड हिट, ठीक है। यहाँ पे क्या था, नॉर्मल एपिथेलियम, नॉर्मल एपिथेलियम से अब वो क्या हो जाएगी, हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, KRAS की म्यूटेशन, ठीक है, KRAS की म्यूटेशन, फिर SMAD की म्यूटेशन, ठीक है, SMAD4 और 2 की म्यूटेशन, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपरप्लास्टिक से अब ये क्या बन जाएगी, एडिनोमा, ठीक है। इसके अंदर TP53 की म्यूटेशन आएगी तो ये क्या बन जाएगा, एडिनोकार्सिनोमा। सो सिंपल एपिजेनेटिक म्यूटेशन ये है, इसके अंदर ऐड कर लोगे टीलोमरेज की एक्सप्रेशन, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये मेटास्टेटिक, ठीक है। सो दिस इज दी जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है, जो जेनेटिक पार्ट है। मैंने आपको कहा कि जेनेटिक म्यूटेशन के अलावा एक तो थी, जेनेटिक म्यूटेशन में भी ये कौन सा था, APC बीटा कैटेनिन, ठीक है। अब एक और जेनेटिक म्यूटेशन होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी पाथवे। माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी पाथवे पढ़ते हैं, लेट्स गो। माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी पाथवे नेक्स्ट वीडियो में